ग्लेशियर पर एक अजीब चीज है जहाँ का सामना यूएफओ से वेपन टेस्ट बिल्कुल नहीं होंगे। मैत्री और भारती जहाँ हमारी दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंट्री जो इंडिया से लगभग 4 गुना बड़ी है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ -89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है, जहाँ हवाएं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और जहाँ इंसान बिना स्पेशल इक्विपमेंट के 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम इन थोड़ी साइड में रख कर प्योर साइंटिफिक फैक्ट और रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखिए तो एक सच सामने चल कर आता है जो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कई ज्यादा शॉकिंग है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे उन राजों के बारे में जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एक ऐसी जिंदगी की जिसे पहली बार में देखकर कोई भी डर जाएगा। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियो साइंटिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर एक अजीब चीज नोटिस की। वहाँ बर्फ के बीच में से एक लाल रंग का झरना बह रहा था, बिल्कुल खून की तरह। सालों तक लोग ये सोचते रहे शायद ये किसी फंगस की वजह से, लेकिन रियलिटी क्या है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और कोलोराडो कॉलेज के रिसर्चर्स ने एक डिटेल्ड स्टडी पब्लिश की जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज किया गया। उन्होंने पाया कि ग्लेशियर के 400 मीटर नीचे एक ऐसी झील है जो पिछले 20 सालों से बंद थी। सोचिए 2 मिलियन से ना वहाँ सूरज की रोशनी पहुंची ना ताजी हवा। इस पानी में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसका पानी बर्फ की दरारों से निकलकर बाहर की ऑक्सीजन से टच होता है। वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो लोहे पर जंग लगता है और इस वजह से यहाँ झरना लाल रंग का दिखता है। लेकिन असली मिस्ट्री ये नहीं थी। मिस्ट्री ये थी कि एक्सट्रीम प्रेशर, बिना ऑक्सीजन और बिना लाइट के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जिंदा थे। ये बैक्टीरिया सल्फर और आयरन कंपाउंड्स को प्रोसेस करके एनर्जी बना रहे थे। साइंस की दुनिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि अगर एंटार्क्टिका के एक्सट्रीम पोइजन लेवल कंडीशन में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स जैसे जुपिटर का मून, यूरोपा या मार्स पर भी बर्फ के नीचे लाइफ हो सकती है। अब आते हैं उस राज पर जहाँ इंसान ने धरती के सबसे गहरे इतिहास को खोदा। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि लगभग 400 से ज्यादा ऐसी सब ग्लेशियर झीलें हैं जो बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी झील का नाम था लेक वोस्टॉक। ये झील साइज में लेक ओंटारियो जितनी बड़ी है, लेकिन ये लगभग 4 किलोमीटर यानी 1300 फीट मोटी बर्फ की शीट के नीचे दबी हुई है। रशियन साइंटिस्ट ने सालों तक इस बर्फ को ड्रिल किया। ये ड्रिलिंग कोई आसान काम नहीं था। अगर वो थोड़ी सी भी गलती करते तो बाहर का केमिकल और केरोसिन ड्रिल फ्लूइड उस 1.5 करोड़ साल पुराने पूरे प्रिस्टीन झील को कंटेमिनेट कर देता। 2012 में जब उन्होंने सरफेस को टच किया और सैंपल बाहर निकाले तो उन्होंने देखा कि इस झील में ऑक्सीजन का लेवल आम फ्रेश पानी से 50 गुना ज्यादा है। इस बर्फ के कोर सैंपल से साइंटिस्ट ने 5 से 4 लाख सालों के रिकॉर्ड को निकाला। उन्हें पता चला कि पिछले 4 सालों में अर्थ पर कब आइस एजिंग हुई है, कब ग्रीन हाउस गैस बढ़े हैं और कब ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल साइकिल में हुई है। एंटार्क्टिका हमारे प्लेनेट का एक ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर है जिसमें धरती के पिछले हजारों सेंचुरीज का डाटा फ्रीज होकर बिल्कुल सेफ पड़ा रहता है। दोस्तों जब भी एंटार्क्टिका की बात आती है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक कहानी सर्कुलेट होती है, ऑपरेशन हाई जंप और नाजी सीक्रेट बेस 2011। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हिटलर और उनके साइंटिस्ट एंटार्क्टिका चले गए थे और 1946 में यूएस नेवी ने 4700 सोल्जर के साथ वहां अटैक किया था, जहां उनका सामना यूएफओ से किया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। सच ये है कि 1938 से 39 में नाजी जर्मनी ने सच में एंटार्क्टिका में एक एक्सपेडिशन भेजा था जिसे न्यू स्वाबिया कहा गया। लेकिन उनका मकसद कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी बनाना नहीं था। उनका मकसद था व्हेल ऑयल सिक्योर करना, जो उस वक्त जर्मनी की इंडस्ट्रियल मशीनरी और मार्जराइन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी था। जर्मनी ने वहाँ कुछ मार्टर गिराए और वापस भी लौट गए। जहाँ तक बात है 1946 के ऑपरेशन हाई जंप की, यूएस नेवी का एक ऑफिशियल ऑपरेशन था जिसे रियर एडमिरल रिचर्ड ई बाइट लीड कर रहे थे। उसका असली मकसद कोल्ड वॉर की तैयारी था। अमेरिका को ये चेक करना था कि उनके वेपन्स, रडार सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर्स एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सोवियत यूनियन से वॉर हुई तो उन्हें आर्कटिक रीजन में लड़ना पड़ेगा। इस ऑपरेशन में 33 दिन बाद खराब मौसम और प्लेन क्रैशेस की वजह से इस ऑपरेशन को टर्मिनेट कर दिया गया। बायर का जो स्टेटमेंट था कि यूएस को ऐसे एयरक्राफ्ट से बचना होगा जो एक पोल से दूसरे पोल तक सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई कर सके।
उसे टैबलॉइड मीडिया ने सेंसेशनलाइज करके फ्लाइंग एलियंस सोसर की कहानी बना दिया। अब एक कॉमन सवाल जो हम सबके मन में आता है, अगर एंटार्क्टिका इतना ही बड़ा है तो कोई देश इस पर कब्जा क्यों नहीं करता और एक आम इंसान वहां जा सकता है या नहीं। 1950 में अर्जेंटीना, चिले, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अंटार्कटिका पर अपने क्लेम्स थोपने शुरू कर दिए। कुछ एरिया तो ऐसे थे जहां तीनों देश के क्लेम आपस में टकरा रहे थे। ये लगभग एक ऐसे नए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता था। लेकिन 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया जिसे हम एंटार्क्टिक ट्रीटी कहते हैं। स्टार्टिंग में 12 देशों ने इस पर साइन किया और आज इंडिया समेत 56 से ज्यादा देश इसका हिस्सा है। इस ट्रीटी के 3 सबसे मेन पिलर हैं। वहाँ कोई भी मिलिट्री बेस, वेपन टेस्टिंग बिल्कुल नहीं होंगे। वहाँ कोई भी रिसर्च स्टेशन खोल सकता है लेकिन उसका डाटा पूरी दुनिया के साथ ओपन सोर्स शेयर करना कंपलसरी है। वहाँ न्यूक्लियर वेस्ट डंप करना या मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन करना स्ट्रिक्टली बैंड है। और जहाँ तक आम लोगों के जाने की बात है, कोई भी वहाँ टूरिज्म परमिट लेकर जा सकता है। हर साल लगभग 70,000 से 1 लाख टूरिस्ट एंटार्क्टिका विजिट करते हैं। इंडिया ने भी इस एक्सट्रीम कॉन्टिनेंट पर अपना झंडा गाड़ा हुआ है हमारे 2 एक्टिव परमानेंट रिसर्च स्टेशन के थ्रू, मैत्री और भारती, जहां हमारे साइंटिस्ट माइनस टेम्परेचर में देश के लिए एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स और बियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। आपको अंटार्कटिका के बारे में सबसे शॉर्ट इनफैक्ट कौन सा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।